हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी एनटीए नेट हिंदी कविता के अंतर्गत रीतिकालीन कवियों बिहारी और घनानंद के ऊपर। आपके पाठ्यक्रम में बिहारी से संबंधित बिहारी सतसई जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित पुस्तक के कुछ अंशों को पढ़ना है, जबकि घनानंद कवि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संपादित किताब के कुछ अंशों को पढ़ना है, जिसमें कि हम कुछ कविताओं पर चर्चा करेंगे और परीक्षा प्रयोगी जो भी तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने आदिकालीन और भक्तिकालीन कवियों पर चर्चा किया था। उम्मीद है कि उन सभी वीडियोज लेक्चर को आप लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा। तो सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं हम बिहारी लाल के ऊपर। बिहारी का पूरा नाम है बिहारी लाल। बिहारी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों को हम देख लेते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बिहारी उन कवियों में शामिल हैं जैसे कि कबीर, तुलसी भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हैं, जनमानस में बसे हुए हैं। वैसे ही रीतिकालीन कवियों की अगर चर्चा करें तो बिहारी का नाम सबसे पहले आता है। बिहारी की कविताएं ऐसी हैं कि वे पाठ्यक्रम के हिसाब से तो महत्वपूर्ण हैं ही। अमूमन इनकी कविताओं से संबंधित व्याकरण के अंतर्गत भी प्रश्न आते हैं, खासतौर से जब अलंकार की चर्चा होती है तो या रस की चर्चा होती है तो बिहारी के कविताओं के दोहे को उठा लिया जाता है और सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन अलंकार है, कौन सा रस है। तो इस दृष्टि से भी हम बिहारी को देखेंगे। सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का क्या मानना है बिहारी के संदर्भ में। कई कोटेशंस को हमने इकट्ठा किया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने दिमाग में बैठाते भी जाइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि श्रृंगार के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। तो आप देख रहे हैं कि श्रृंगार रस और बिहारी सतसई दोनों के ख्याति में बिहारी सबसे आगे हैं। दूसरा उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। कई बार बीच में से ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों की खास विशेषता है कि बीच में से ही वाक्य उठा लिए जाते हैं। वैसे ही जब हम दूसरे कोटेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं वो भी बीच में से ही उठाया गया है। परीक्षा में एक बार आ चुका है। ये कोटेशन है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। अब ये चर्चा किस पुस्तक के बारे में कही जा रही है तो आपका आंसर होगा बिहारी सतसई। ठीक है, तो अमूमन हमने किंवदंतियों में भी सुना है कि बिहारी को एक एक दोहे पर रत्न मिला करता था। तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये बिहारी सतसई के बारे में बात कही जा रही है। तो पहले कोटेशन पे हमने चर्चा किया कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तीसरा कोटेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन, परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, यूपी पीएससी, यूपी हायर एजुकेशन, यूजीसी एनटीए नेट, तमाम परीक्षाओं में ये पूछा गया है। और संयोग की बात है कि जिन परीक्षाओं में मैं खुद कभी प्रतियोगी छात्र के रूप में बैठता था उसमें भी ये प्रश्न आ चुका है। इसलिए मैं जोर देकर इस कोटेशंस के बारे में बता रहा हूँ। जोर इसलिए दे रहा हूँ कि कई बार सुनी हुई चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में मेरी आवाज़ गूंजने लगेगी कि सर ने कभी क्लास में बताया है इसको। कोटेशन है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। अब आप यहाँ पर प्रबंध देखिए, प्रबंध काव्य क्या होता है और मुक्तक काव्य क्या होता है। प्रबंध अगर आकार के दृष्टिकोण से देखें तो बड़ा काव्य होता है और मुक्तक उसका एक छोटा। मुक्तक को कई बार खंड काव्य भी कहा जाता है। तो महाकाव्य और खंड काव्य को अपने सामने रखिए, तुरंत अंतर आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि अगर प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। अगला कोटेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। तो देख रहे हैं आप कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति,
कई बार आप देखेंगे प्रश्नों में कि विकल्प के तौर पर आ जाता है कि बिहारी की कविताओं में खास विशेषता क्या रही है, तो ऑप्शन में दे देगा कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समाहार शक्ति और बाकी 2 विकल्प और दे देंगे। तो आप देख रहे हैं कि विशेषताओं में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति दोनों शामिल हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, और इन सभी में बिहारी के अंतर्गत ये क्षमता पूर्ण रूप से वर्तमान थी। तो उम्मीद है कि कोटेशन आप सभी को याद रहेगा। अगले कोटेशन पर चर्चा करें, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी के संदर्भ में लिखते हैं। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ता है। आपने रस जब पढ़ा होगा तब भाव विभाव अनुभाव के बारे में चर्चा किया होगा कि अनुभाव की संख्या कुल 4 होती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधान में है। यहाँ पर उन्होंने नहीं लिखा है कि भावों और विभावों के विधान में है, बल्कि उन्होंने लिखा कि अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ता है। अगले कोटेशन के बारे में चर्चा करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए, उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता है। कई बार कोटेशन में पूछा गया है, यहाँ से कोटेशन उठा लिया गया है कि उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं। ये किस कवि की का मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है? तो इसका आंसर होगा बिहारी, क्योंकि अक्सर आप परीक्षाओं में देखते हैं जो चमत्कृत कर देने वाले वाक्य होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखिए, एक बार जब मैं BHU से BA कर रहा था तो उस परीक्षा में ये कोटेशन आया हुआ था और हमने कई किताबों को छान मारा लेकिन नहीं पता चला, उतना कोई बताने वाला नहीं था कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में शायद नहीं किसी निबंध में चर्चा की है इसकी, और मैं BHU में एक प्रोफेसर से पूछने भी गया तो वो भी नहीं बता पाए, दूसरे किसी आलोचक का नाम वो ले रहे थे। बाद में मुझे पता चला जब मैं UGC NTA नेट की तैयारी कर रहा था, उस समय UGC केवल हुआ करता था, तब ये कोटेशन मुझे मिला। तो इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ, एक बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। आप ध्यान में रखिए कि हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते थे, ये जो कोटेशन है वो बिहारी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अगले कोटेशन के बारे में चर्चा करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो इस तरीके से हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बिहारी के संदर्भ में कुल 7 कथनों पर चर्चा किया। उम्मीद है कि ये 7 कथन आपके दिमाग में बैठ गए होंगे कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सरसई का और किसी का नहीं है, और इसके एक एक दोहे एक एक रत्न माने जाते हैं। प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक गुलदस्ता है। कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति, रस व्यंजना, ठीक है, और जो घंटों वाह वाह करते हैं बेल बूटे देख, और आखिरी में है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है, कविता उनकी श्रृंगारी हैं पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती हैं। अब मेन चीज़ पर बात करते हैं कि बिहारी सतसई, जिसके कि संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। आचार्य शुक्ल ने देखा आपने कि बिहारी को रसवादी माना है और डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी स्वीकार किया है। तो इन दोनों आलोचकों को भी ध्यान में रखिए। आगे बिहारी को राधा चरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि दी है, ये भी ध्यान में रखिए। कभी भी सवाल पूछा जा सकता है कि पीयूष वर्षी मेघ किसे कहा जाता है, तो बिहारी है।
और कहने वाले हैं राधा चरण गोस्वामी। आगे बात करते हैं, बिहारी ने सिर्फ एक काव्य ग्रंथ की रचना की जिसे सतसई या बिहारी सतसई कहा जाता है। सतसई गाथा सप्तशती तथा आर्या सप्तशती की परंपरा की ही रचना है, जिसमें कुल 700 दोहे होते हैं या छंद होते हैं। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिहारी सतसई का जो आधार ग्रंथ है वो क्या है। तो ऑप्शंस में रहता है गाथा सप्तशती और आर्या सप्तशती। ठीक है, इसको भी आप परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखिए। अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो बिहारी सतसई छंद में दोहों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 713 है, कुछ का मानना है कि 716 है, कुछ का मानना है कि 719 दोहे हैं। क्योंकि सतसई है तो सतसई का मतलब होता है 7 गुणे 100, तो इसी में 700 से कुछ ज़्यादा है, 700 से उसी रेंज में 2-4 दोहों का अंतर है। अगर देखा जाए तो यही एकमात्र ग्रंथ बिहारी के प्रसिद्धि का आधार रहा है। बिहारी रत्नाकर यानी कि जिसके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित टीका में कुल 713 दोहे हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है कि जो आपके पाठ्यक्रम में पुस्तक लगी है उसमें कुल 713 दोहे स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास बिहारी सतसई जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखी गई, जिसका कि नाम है बिहारी रत्नाकर। इसका प्रकाशन सन 1921 ईस्वी में हुआ था। यह हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका है। ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीकाएँ प्राप्त हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है। रामचरितमानस इत्यादि के बाद बिहारी सतसई ही हिंदी साहित्य की एक ऐसी रचना है जिस पर आलोचकों ने अधिक टीकाएँ लिखने की कोशिश की हैं। अब तक जो प्राप्त संख्या है 50 है, और सबसे पहले इस पर टीका लिखने का श्रेय खुद बिहारी के पुत्र कृष्णलाल को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले लिखा था। इसी से प्रभावित होकर जॉर्ज ग्रियर्सन, आप जानते हैं कि जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन जैसे प्रमुख काम किया है, तो उनका मानना है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ये भी कोटेशन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान में रखिए कि बिहारी सतसई के बारे में किस आलोचक का मानना था कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। तो इसका उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इस तरीके से हमने कुछ फैक्चुअल जानकारी पर चर्चा की। इससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कोटेशंस को लेकर बातचीत की। अब हम कुछ रचनाओं को देख लेते हैं, कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पंक्ति है कि मेरी भव बाधा हरव राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। अमूमन आप गाइड्स में देखेंगे या फिर पुस्तकों में देखेंगे तो इसके 3 अर्थों को बताया गया है, और परीक्षा में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि किसकी पंक्ति है। अगली पंक्ति पर चर्चा करें तो है कि अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण, अस्तन नई नितंब की बड़व इजाफा कीन। आप जानते हैं कि बिहारी की रचनाएं ऊहात्मक रूप से फेमस हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में जैसी की रचनाओं में कुछ ऊहात्मकता पर चर्चा किया था, यहाँ पर भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए इसमें कुछ ऊहात्मक तत्वों का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, और अलंकार के दृष्टिकोण से भी बिहारी की कविताएं इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान में रखिए। जो भी एग्जाम में पंक्तियां पूछी जाती हैं अलंकार के दृष्टिकोण से, उस पर मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अगली पंक्ति है कि सालती हैं नटसाल सी, क्यों हूँ निकसत नाह, मनमत नेजा नोक सी, खुबी खुबी जी माह। हाँ रीझी लख रीझियों छबिही छबीले लाल, सुन जूही सी होती द्युति मिलत मालती माल। अगली पंक्ति है फिर चित उत ही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाव। अगली पंक्ति है चितई ललचहु चखनु डट घूंघट पटमाह, चल सौ चली छुआई के छिनकु छबीली छा। अगली पंक्ति है पलनु पीक अंजनु अधर, धरे महावर भाल, आजु मिले सुभली करी भले बने हों लाल।
अगली पंक्ति है, तो पर वारो उर्वशी सुन के राधिके सुजान, मोहन के उर्वशी उर्वशी समान। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार अलंकार इत्यादि में पूछी जा चुकी है। अगली जो पंक्ति है वो भी काफ़ी फेमस है कि कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सब बात। तो इसमें आप देख रहे हैं सारे मनोभाव जो होते हैं एक जगह इकट्ठा कर दिए हैं कवि बिहारी। अगली पंक्ति है, लख गुरजन बीच कमल सो शिशु छुआयो श्याम, हरि सन्मुख करी आरसी ये लगाए बाम। अगली जो पंक्ति है अलंकार के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाई महावर दैन को नाइन बैठी आय, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। अब कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। हमने अलंकारों पर भी चर्चा किया है और इस उदाहरण को मैंने दिया है, और ये जो उदाहरण है ये पंक्तियां हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो ध्यान में रखिए कि ये कवि बिहारी की पंक्तियां हैं और इसमें कौन सा अलंकार है। अगली पंक्ति है जो कि लगभग सभी को रटी हुई है कि नहीं परागो नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही स्यों बधियों आगे कौन हवाल। तो ये पंक्ति इस तरीके से पूछी जाती है कि कवि बिहारी ने किसकी दृष्टि खोलने के लिए या फिर किसको सही लाइन पर लाने के लिए इस कविता को लिखा था। तो आप जानते हैं कि राजा जय सिंह के लिए। तो कई बार परीक्षा में इस तरीके से सवाल आ चुका है। अगली पंक्ति है कि लाल तुम्हारे बिरह की अगनि अनूप अपार, सर से बरसे नीर हूँ झर हूँ मिटेन झार। अगली पंक्ति है, मंगलु बिंदु सुरंगु मुख शशि केसरी आड़गुर, इक नारी लही संगु रसमय किए लोचन जगत। अगली पंक्ति है, पियतिय सौ हंसी कही कहूँ लखय दिठौना दीन, चंदमुखी मुख चंदु तय भलौ चंदु समुकीन। अगली पंक्ति ये भी परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, रस सिंगार मंजुन किए कंजुन भंजुन दैन, अंजनु रंजन हूँ बिना खंजनु गंजनु नैन। ठीक है। अगली पंक्ति है, याके उर और कछु लगी बिरह की लाई, पंजर निर गुलाब के पिय की बात बुझाई, डारी सारी नील की ओट अचूक चून, मो मन मृगु करबर गहे अहे अहेरी नैन। तो बिहारी रत्नाकर की ये कुछ पंक्तियाँ थीं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और इन पंक्तियों के सहारे मैंने कुछ उन पंक्तियों के बारे में भी चर्चा की जो कि परीक्षा में कथनों के रूप में और अलंकारों के दृष्टिकोण से तथा रसों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही हैं। बाकी बिहारी की ज़्यादातर रचनाएं जो हैं उसमें श्रृंगार रस ही पाया जाता है, और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, अनयोक्तिपूर्ण वर्णन और अनुप्रास अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, यमक अलंकार, ये सब ज़्यादातर पंक्तियाँ आपको अलंकार से संबंधित पूछी जाती हैं। जैसे कनक कनकते सवगुने मादकता अधिकाय, इस टाइप की वही पंक्तियाँ आती रही हैं। अब हम अगले कवि पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हैं घनानंद। घनानंद का कई जगह नाम घन आनंद रहता है और कई जगह घनानंद। तो इन पर आगे चर्चा करें। इनके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ कथन हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद पर विचार करते हुए लिखा है कि इनकी सी विशुद्ध सरस शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ, विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। तो परीक्षा में कई बार इतना दूर ही पूछ लेता है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके संदर्भ में कह रहे हैं? तो इसका जवाब होगा घनानंद के संदर्भ में। और रीतिकालीन कवियों को जब आप पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कई कोटेशंस एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, तो बड़ा ही शब्दों और वाक्यों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि किसके संदर्भ में उनका ये कथन है। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सब घनानंद के बारे में ये कोटेशन है। ठीक है। अगला जो कोटेशन है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। परीक्षा में एक वाक्य ये पूछ लिया जाता है कि ये किस कवि के संदर्भ में बात कही गई है।
प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो कई बार इतना दूर ही कोटेशन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। या तो ऊपर का एक वाक्य पूछ लिया जाएगा या फिर ये जो कंप्लीट वाक्य है ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अगले कोटेशन पर चर्चा करते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं और अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। अब देख रहे हैं कि दोनों कोटेशंस में आप इस कोटेशन में और इससे पहले भी कि दूसरा नहीं हुआ और लगातार आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद के बारे में कह रहे हैं कि ब्रज भाषा का प्रयोग करने वाला दूसरा नहीं हुआ, और यहाँ पर लिख रहे हैं कि व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। तो कई बार यहाँ से लेकर और दूसरा नहीं हुआ यहाँ तक कोटेशन पूछ लिया जाता है। और एक बार परीक्षा में उसके अगला जो वाक्य है वो पूछ लिया गया था कि भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। अब इन्हीं को थी तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं कि भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। तो अब आप देख रहे हैं कि कितना आपको सदर खोल के इन कोटेशंस को ध्यान में रखना है। अगले कोटेशन पर चर्चा करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये भी कोटेशन खूब परीक्षाओं में पूछा गया है कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग चित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। तो ये है घनानंद के संदर्भ में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा रामधारी सिंह दिनकर ने घनानंद पर विचार करते हुए लिखा है कि रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। तो ये कौन कहा है? रामधारी सिंह दिनकर। अमूमन आप इनको कवि के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर घनानंद के बारे में उन्होंने कितना पॉजिटिव चीज़ कही है कि क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर का जो समय रहा है वो छायावाद के बाद का रहा है, तो अक्सर छायावादी कवियों को कहा जाता है कि ये घड़ियाली आंसू बहाते रहे हैं, लेकिन उन्हीं से ही तुलना करते हुए रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि घनानंद की जो पीड़ा है वो सही मायने में उनकी पीड़ा है, वो किराए पर आंसू बहाने वाले कवियों में नहीं शामिल है। तो ये जो किराए पर आंसू, ये आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में चमत्कार टाइप का उत्पन्न कर रहा है, और परीक्षा में अगर किसी भी एक्सपर्ट की नज़र गई तो ज़रूर इस कोटेशन को पूछ सकता है। तो ध्यान में रखिए कि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि जो घनानंद की पीड़ा है वो सचमुच की पीड़ा है, वो किराए पर आंसू बहाने वालों की तरह नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं घनानंद कवित्व लगा हुआ है, जिसके की संपादक आचार्य विश्वनाथ मिश्र हैं। और जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो करीब 34-35 पेज की इसमें भूमिका लिखी गई है। आमतौर पर आपको इस तरीके का मैटर बहुत कम जगह मिलेगा, और मैंने भूमिका को अपनी परीक्षा की तैयारी के दौरान पढ़ा था और कुछ वहाँ से कोटेशंस लिए थे जो कि आपकी तैयारी के लिए हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो हम बात करते हैं कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने घनानंद पर भी काम किया है और कुछ और रीतिकालीन कवियों पर किया है। इसके अलावा रसखान, भूषण, इन सब पर भी उन्होंने ग्रंथावलियों को
संपादित किया है। तो एक तरीके से आपको थोड़ा सा कुछ नया यहाँ पर मिलेगा। पहले कोटेशन पर अगर चर्चा करते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के, तो वो लिखते हैं कि रीति काव्य की रानी बुद्धि है, भाव उसका किंकर, पर स्वच्छंद काव्य की रानी है अनुभूति, उसकी दासी है बुद्धि। आप देख रहे हैं ये वाक्य थोड़ा सा आपको चमत्कृत करने वाला होगा कि रीति काव्य की रानी बुद्धि है, भाव उसका किंकर है, पर स्वच्छंद काव्य की रानी है अनुभूति, उसकी दासी है बुद्धि। अब पूछा जा सकता है कि किसने कहा है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला कोटेशन है जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है कि स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखानी, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा, तुजदेव का नाम लिया जा सकता है। छानबीन करने पर इस प्रवाह के छुटभइये भी कई मिल सकते हैं, इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। अब देख रहे हैं ये कभी भी कोटेशन परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर नहीं भी पूछा जा सकता है तो कम से कम घनानंद कवित्व को पढ़ते हुए कुछ विशेषताओं के तरफ आपको जानकारी मिलेगी। और अगर ये परीक्षा में कोटेशन विकल्प के तौर पर आते हैं तो आप जरूर इसको सही कर पाएंगे। ठीक है, इन्होंने बताया कि स्वच्छंद प्रवाह के ढेर सारे कवि हैं, रसखान हैं, आलम हैं, ठाकुर, बोधा, तुजदेव, ये सब हैं। लेकिन अगर जांच किया जाए, पड़ताल किया जाए तो ये सब छुटभइये साबित हो जाएंगे। श्रेष्ठ कौन है? घनानंद है। आगे वे लिखते हैं कि इसका कारण यह है कि इनकी संवेदना सर्वाधिक साहित्यिक है। देख रहे हैं, संवेदना सर्वाधिक साहित्यिक है। रसखानी में साहित्यिक निखार न होकर संवेदना की सहज अभिव्यक्ति मात्र है। श्रेष्ठता का वास्तविक कारण घनानंद की साहित्य सुरतता है। ठीक है, यहाँ पर घनानंद और रसखान दोनों की तुलना करते हुए कह रहे हैं कि रसखान में साहित्यिक निखार न होकर संवेदना की सहज अभिव्यक्ति मात्र है। अगर श्रेष्ठता की बात की जाए तो श्रेष्ठता का वास्तविक कारण घनानंद की साहित्य श्रुतता है। ठीक है, और कई बच्चे पीएचडी इत्यादि के टॉपिक को लेकर भी परेशान हैं, तो वो रसखान और घनानंद का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर पुट दिखाई पड़ रहा है। अगर कुछ तुलनात्मक पॉइंट्स होंगे तभी यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र उनका नाम ले रहे हैं। अगले कोटेशन पर अगर चर्चा करें तो उक्त छंदकर्ताओं में सबसे अधिक साहित्य श्रुत घनानंद ही प्रतीत होते हैं। इस साहित्य श्रुति का प्रभाव उनकी रचना के प्रत्येक अवयव पर पड़ा है। तो आप देख रहे हैं एक चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि साहित्य श्रुति, यानी कि साहित्य के अनुसार जो भी कविताएं हैं वो लिखने में घनानंद आगे रहे हैं। अगला जो कोटेशन है घनानंद के बारे में ही कि उनकी रचना के दो प्रकार हैं, एक प्रेम संवेदना की अभिव्यक्ति है, दूसरी भक्ति संवेदना की अभिव्यक्ति है। ठीक है, अति सुधो सने को मार्ग है, आपने कई बार इस पंक्ति को सुना होगा। तो ये क्या है? प्रेम संवेदना। और बाद में जब इनको झटका लगता है घनानंद को, सुजान इनकार कर देती है इनके साथ रहने से, तो ये भक्ति की तरफ भी थोड़ा सा और जाकर फिर कृष्ण की भक्ति ये करना शुरू करते हैं। और कई बार सवाल भी पूछा जाता है कि वो एक संप्रदाय में जाके दीक्षित हुए थे, वो संप्रदाय कौन था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिए जब भी आप ओरिजिनल्स किताबें पढ़िए तो, क्योंकि लेक्चर्स में कोशिश ये रहती है कि आपको मैटर भी बताया जाए, एक दृष्टि भी दी जाए कि आप जब अपने से पढ़ें तो मेरी आवाज़ आपके कानों में तुरंत गूंजने लगे कि सर ने एक बार इसको इंडिकेट किया था। बाकी दुनिया में तो रोज़ लोग अखबार पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो थोड़ी सी दृष्टि अगर आपको मिल जाएगी तो आपको काफ़ी राहत महसूस होगी, आप हल्कापन महसूस करेंगे जब भी पढ़ाई करेंगे। तो चलते हैं अगले कोटेशन पर चर्चा करते हैं। इनकी भक्ति संवेदना की अभिव्यक्ति रसखान के बहुत निकट है। प्रेम संवेदना की अभिव्यक्ति साहित्यिक भंगिमा सम्मिलित है और भक्ति संवेदना की अभिव्यक्ति में उस भंगिमा की कमी या अभाव लक्ष्य भेद के कारण है। तो अब निश्चित तय हो गया है कि अगर कोई बच्चा पीएचडी करना चाहता है तो रसखान और घनानंद दोनों की तुलना कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा साहस जुटाने की ज़रूरत है। यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि भक्ति संवेदना की अभिव्यक्ति जो है घनानंद की, वो रसखान के एकदम करीब है। और देखा जाए तो प्रेम संवेदना की अभिव्यक्ति साहित्यिक भंगिमा सम्मिलित है और भक्ति संवेदना की अभिव्यक्ति उस भंगिमा की कमी या अभाव लक्ष्य भेद के कारण है।
अगले कोटेशन पर चर्चा कर रहे हैं कि एक की रचना सहृदयों के लिए है, दूसरी कोरे भक्तों के लिए है। एक सम्यक अनुभूति के लिए है, दूसरी संकीर्तन के लिए है। घनानंद की कृति में केवल रसखान की ही नहीं मिलती, उसमें आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव की उत्कृष्ट विशेषताओं का भी समावेश है। ये इम्पोर्टेंट है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का मानना है कि केवल रसखान ही इनके निकट नहीं है, बल्कि आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव जो स्वच्छंदवादी कवि माने जाते हैं, उनकी भी विशेषताओं का इसमें समावेश है, घनानंद में मिलती हैं। आगे लिखते हैं, पर घनानंद की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो न रसखान में है, न आलम में है, न ठाकुर में है, न बोधा में है, न द्विजदेव में है। यानी कि घनानंद और विशेष हैं। ठीक है, कुछ ऐसी उनकी विशेषताएं जो इन कवियों में नहीं पाई जाती। लेकिन एक कोटेशन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये वाक्य पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछ दिया जाएगा कि किसने कहा है। तो एक ठो विकल्प हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का और एक ठो हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो कई लोग रामचंद्र शुक्ल का लगा के आराम से बैठे रहेंगे, लेकिन इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कि यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उक्त स्वच्छंद गायकों से अपनी विशेषताओं और प्रवृत्तियों के कारण निश्चय ही पृथकतर और श्रेष्ठतर हैं। यानी कि इसमें क्या है, घनानंद में थोड़ा सा संगीतात्मकता का भी पुट है, यही उनको अन्यों से क्या है, अलग कर रहा है। आगे लिखते हैं कि सबसे पहली विशेषता तो यह है कि उनकी रचना में बहुत सी स्थितियाँ मौन है। ठीक है, इनको मौन का भी कवि माना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कह रहे हैं कि सबसे पहली विशेषता है कि उनकी रचनाओं में बहुत सी स्थितियाँ मौन है। पहली ध्यान देने वाली बात है कि घनानंद की कविता भले ही फारसी काव्य और सूफी साधना की प्रेरणा से हिंदी में निर्मित हुई हो, पर उन्होंने ज्यों की त्यों अनुभूति नहीं की। फारसी के मुहावरे उठाकर उन्होंने हिंदी में नहीं धर दिए। वे फारसी प्रवीण भी थे, उन्होंने फारसी में एक मसनवी भी लिखी है, पर वे ब्रज भाषा प्रवीण भी थे। तो अब देख रहे हैं कि ब्रज भाषा प्रवीण शब्द का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी किया था और थोड़ा सा उनका नकल करते हुए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ वो कहना चाह रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि घनानंद फारसी का प्रभाव सीधे सीधे सूफी कवियों से ले लिया है, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ऐसा नहीं मानते हैं। और उनका कहना है कि वो खुद फारसी में प्रवीण थे और जानते थे। वो फारसी में इन्होंने एक मसनवी भी लिखी है। आप जानते हैं मसनवी शब्द का प्रयोग खासतौर से जब पद्मावत आप पढ़ेंगे तो उसमें मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है, वहाँ से ये बात जुड़ रही है। आगे लिखते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कि ब्रज भाषा के प्रयोगों के आधार पर नूतन वाग्योग संगठित करने के लिए भाषा प्रवीण भी थे, यानी कि घनानंद के प्रयोग ब्रज भाषा के प्रयोग तो हैं ही, नवीन प्रयोग भी एकदम नए नहीं हैं, ब्रजी के प्रवाह के अनुकूल हो गए हैं। उनका अंतःकरण भारतीय था, वेशभूषा भारतीय थी, ढंग ढर्रा कुछ बाहरी रहा हो तो हो, पर वह भी कृष्ण राधा के प्रेम तत्व में सर्वात्मना भारतीय बन बैठा है। तो एक तरीके से उनकी जो भक्ति भावना की तरफ उन्होंने संकेत किया है कि जो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है वो एकदम से नया नहीं है, बल्कि ब्रज के प्रवाह के अनुकूल ही है। उनका अंतःकरण भारतीय था, मतलब उनका जो हृदय था वो भारतीय था, भले वेशभूषा भी भारतीय थी, कुछ जो ढंग है ढर्रा है बाहरी हो तो हो, लेकिन जब वो कृष्ण और राधा की भक्ति करते हैं तो जो उनमें प्रेम तत्व दिखाई देता है वह उन्हें भारतीय बना देता है। आगे वे लिखते हैं कि छायावादी रचना में जो पीड़ा का साम्राज्य दिखता है वह किधर का साम्राज्य है, यह थोड़ा ध्यान देते ही स्पष्ट हो जाएगा। पर उस साम्राज्य को जैसा स्वकीय रूप घनानंद ने दिया वैसा उसे छायावादी रचना में नहीं मिल सका। देख रहे हैं ये कुछ कोटेशन आपको रामधारी सिंह दिनकर से मिलता जुलता होगा। पीड़ा का साम्राज्य, जहाँ पर उन्होंने कहा कि वो किराए के आंसू लेकर अपनी वेदना को व्यक्त कर रहे हैं, वैसा घनानंद नहीं है बल्कि उनका सचमुच का है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का भी कहना है कि जो पीड़ा का साम्राज्य आपको छायावादी कवियों में
दिखाई देता है, लेकिन जैसा घनानंद ने प्रस्तुत किया है वैसा छायावादी रचना में नहीं मिल सका है। तो इस कोटेशंस को भी ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि घनानंद का काव्य विकास भारतीय साहित्य परंपरा के भीतर ही हुआ, पर सर्वथा नवीन शैली में इनकी कविता का बखान करना सहज नहीं। ब्रजनाथ के इस सवैये से उसके बखान की कठिनाई का अनुभव किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक नाम आया है ब्रजनाथ। कई बार जो ब्रजनाथ का कोटेशन है, मैं नीचे उसको अभी पढ़ रहा हूँ, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण कोटेशन है। पूछा जाता है कि किसके संदर्भ में है, कई बार तो ब्रजनाथ का ही नाम ले लिया जाता है। कोटेशन है कि नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानि के भेद को जाने, भाषा प्रवीण सुगंध सदा रहे, सो घनजा के कवित्व बखाने। ये कोटेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो ब्रजनाथ हैं। ये क्या है? सवैया है। कई बार ये छंदों में भी सवाल पूछा जा सकता है व्याकरण के अंतर्गत की क्या है सवैया, तो याद रखिए, नहीं तो फिर आपको मात्रा गिनना पड़ेगा। बाकी किसके संदर्भ में कहा गया? घनानंद के बारे में। आगे लिखते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कि घनानंद जी संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे। जनश्रुति में यह प्रसिद्ध है। किशनगढ़ से प्राप्त चित्र में उनकी प्रशस्ति में गान कला में अति कुशल लिखा है। चित्र में वे सितार लिए वीरासन से बैठे हैं। राग रागनियों में उनके सहस्त्राधिक पद मिष्ट हैं और कविता में कहीं कहीं मृदंग उनकता जान पड़ता है। ऐसे ढंग से पदावली रखी गई है। तो घनानंद संगीत के अच्छे जानकार थे, ऐसा मानना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। अगर कुछ पंक्तियों पर चर्चा करें तो, क्योंकि मैंने भूमिका पर चर्चा कर लिया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कोटेशंस पे, तो पंक्तियों के एक एक दो दो लाइन को ही मैंने उठाया है, ताकि अगर परीक्षा में पंक्तियाँ आए तो आप पकड़ लें कि ये घनानंद की हैं। पहली पंक्ति है कि लाजनि लपेट चितवनि भेद भाय भरी, लसति ललित लोलचक तिरछानी में। वैसे तो सबसे फेमस जो पंक्ति है कि अति सुधो स्नेह को मारग है, जहाने कुसयान बाक नहीं, कौन धिपाठी पढ़े हो लला, मन ले हूँ पदे हूँ छटाक नहीं। ये पंक्ति लगभग आप 10 एग्जाम देंगे तो इसमें से 8 एग्जाम में जरूर आती रहेगी आपको। ठीक है, बाकी पंक्तियों को देख लेते हैं। ये दूसरी पंक्ति ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि झलके अति सुंदर आनंद गौर, छके दृग राजति कानन छुए, हंसी बोलन मैं छवि फूलन की वर्षा, सर ऊपर जाती है हुए। ठीक है, अगली जो पंक्ति है कि छवि को सदन मोद मंडित वदन चंद, त्रिषित चखनि लाल, कब धौ दिखायहि, जासव प्रीतिता है निठुराई सो निपटने, कैसे करी जी की जरनी सो जताइए। ये भी घनानंद की पंक्तियाँ हैं। अगली पंक्ति है भोर ते साँझ लव कानन ओर निहारती, बांवरी ने को नहारती, साँझ ते भोर लव तारनि ताकियो, तारनि सो इक तार न टारती। अगली पंक्ति है कि भय अति निष्ठुर मिटाय पहचाननि डारी, याही दुखमय जग लागी हाय हाय। अगली पंक्ति है हीन भये जलमीन अधीन, कहाँ कछु मो अकुलानि समान, नीर स्नेहु कुलाय कलंक निराश है, कायर त्यागत प्राणे। अगली पंक्ति है तब हो छवि पीबत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित घोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे। अगली पंक्ति है खोए दई बुधि सोय गई, सुधी लोग हंसे उन्माद जम्यो, मौन ग चकिचा की रहे, चली बात कहे दनदाय दग्यो। अब देख रहे हैं जिस मौन की चर्चा यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कर रहे थे वो शब्द भी आया हुआ है कि इनकी विशेषता एक मौन भी है। तो इस तरीके से हमने रीतिकालीन कवियों बिहारी और घनानंद के ऊपर चर्चा किया और उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और अन्य आलोचकों के कथनों पर भी चर्चा किया और कुछ फैक्चुअल जानकारियाँ जो थीं उन पर भी हमने विस्तार से चर्चा किया। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।